गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र चीपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। देखिए, कल अपन पढ़ रहे थे टाइप ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार। अब बेटा वो आपके अभिक्रियाएं चालू हो गई हैं, रिएक्शन चालू हो गई हैं, तो आपको मैंने जो रिएक्शन मैकेनिज्म में अब तक के टॉपिक पढ़ाए हैं उनको ढंग से पढ़िएगा, उसके बाद इन टॉपिक्स को पढ़िएगा ताकि ये ढंग से आपके समझ में आए। क्लियर? क्योंकि अगर आप बीच में पढ़ोगे तो फिर समझ में नहीं आएंगे। तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म नाम का टॉपिक आपको पूरा पढ़ाया है वो शुरू से स्टार्ट से पढ़िए आप ताकि समझ में आए। अब आप देखिएगा, अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला प्रकार लेते हैं अपन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का मतलब क्या है? अब इनके पीडीएफ में आपको भेज दूंगा क्योंकि इनमें थ्योरी है थोड़ी थोड़ी, तो इनके पीडीएफ हम आपको भेज देंगे तुरंत ही, इसके साथ साथ ही भेज देंगे क्लास के साथ साथ ही। तो यहाँ पे अपन बात करें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का मतलब होता है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है। क्या कहा मैंने? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है, तो उन्हें हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर मान लो A और B है, इसमें अपन अभी क्या कराएं C के साथ, तो यहाँ पर ये C क्या करेगा, B को प्रतिस्थापित कर देगा, B बाहर और B बाहर, तो क्या बनेगा AC और प्लस B। तो C ने क्या कर दिया, B का प्रतिस्थापन कर दिया, तो ये अभी क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ आप देखें, ये तो आपका क्रिया कारक कहलाएगा। क्लियर? ये तो आपका क्रिया कारक है, ये आक्रमण कर रहा है, और जो आक्रमण कर रहा है वो क्या कहलाएगा, आपके आक्रमणकारी कहलाएगा, अटैकिंग स्पीशीज कहलाएगा। जो आपने पढ़ा दो प्रकार के होते हैं, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। और फिर ये बना उत्पाद, और ये समूह यहाँ से हटा है B, तो जो B हटा है वो कहलाएगा हटने वाला समूह। क्लियर? तो ये कहलाती है आपके प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। पहला होता है, नंबर फर्स्ट होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। मतलब इन अभिक्रियाओं में जो आक्रमणकारी होगा वो नाभिक स्नेही होगा, मतलब प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही के द्वारा होगा, तो इन्हें हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ओके, तो ये कहलाएंगी आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, SN अभिक्रियाएं, SN रिएक्शन। N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ओके, दूसरा होता है आपके, दूसरा प्रकार है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इनको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? इनमें जो प्रतिस्थापन होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा होता है। और तीसरा होता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इनमें जो प्रतिस्थापन होगा वो मुक्त मूलक के द्वारा होगा, तो इन्हें बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तीन प्रकार हो गए। अगर यहाँ प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही के द्वारा होता है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा होता है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, और मुक्त मूलक के द्वारा होता है तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। अब हम पहला लेते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पढ़िएगा, देखिए क्या कहता है ये। हम यहाँ बात कर रहे हैं पहला, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, फर्स्ट प्रकार ले रहे हैं इसका, जिसका नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं
तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का मतलब क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जिनमें प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही के द्वारा होता है। क्लियर? और हमेशा ध्यान रखना, जब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं तो प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही के द्वारा होगा, तो नाभिक स्नेही हमेशा नाभिक स्नेह को ही प्रतिस्थापित करेगा। क्लियर है? तो वो कहलाती है आपके प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और ये अभिक्रियाएं मुख्यतः हेलो एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं, कि अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। और हेलो एल्केन अपन के चैप्टर नंबर 10 है, तो ये पूरा टॉपिक चैप्टर नंबर 10 में है, और चैप्टर नंबर 10 में ये टॉपिक पूरा होता है, आधा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्लियर? हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन ये अभिक्रियाएं देते हैं। तो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, इधर देखिएगा, ये RX है, ये हो गया आपके हेलो एल्केन, ओके, और ये रिएक्शन कर रहा है नाभिक स्नेही के साथ, इसे कहते हैं अपन नाभिक स्नेही। ओके, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा और ये यहाँ जाएगा। क्लियर है? और ये यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, RNU प्लस X माइनस। क्लियर? तो X हट रहा है यहाँ से, और जो हट रहा है उसे कहते हैं हटने वाला समूह। क्या कहते हैं उसे? हटने वाला समूह। तो वो भी क्या है, माइनस है, माइनस का मतलब नाभिक स्नेही है। क्लियर? और ये क्या है आपका, उत्पाद है। क्या है आपका, ये उत्पाद है। क्लियर? तो ये अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो रहा है, नाभिक स्नेही के द्वारा, नाभिक स्नेही का ही प्रतिस्थापन हो रहा है, तो ये कहलाएंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये जो अभिक्रियाएं हैं, ये अभिक्रियाएं दो क्रिया विधियों से पूरी होती हैं। कौन कौन सी क्रिया विधि है? पहली अपन देखें ए, तो वो है SN1 क्रिया विधि या SN1 अभिक्रिया, और दूसरी है बी, और जो है SN2 अभिक्रिया। पहली तो क्या है, SN1 अभिक्रिया, और दूसरी है आपके SN2 अभिक्रिया। अब हम यहाँ पे बात करें, पहले SN1 से बात करेंगे, फिर SN2 से बात करेंगे। तो आप देखें पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही के द्वारा हो रहा है, तो इन्हें हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आप यहाँ देखिएगा, अपन ने कहा कि यह अभिक्रिया दो तरीके से हो सकती है, SN1 अभिक्रिया के द्वारा या SN2 के द्वारा। तो हम बात करते हैं SN1 अभिक्रिया की, कि SN1 अभिक्रिया में कैसे होगी अभिक्रिया। क्लियर? अब हम इस अभिक्रिया को पढ़ रहे हैं, SN1 क्रिया विधि पढ़ रहे हैं। सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में पढ़ रहे हैं SN1 क्रिया विधि या अभिक्रिया। क्लियर? 1 का मतलब तो है एकानुक। क्या है? एकानुक। N का मतलब है नाभिक स्नेही, और S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो ये कहलाएगा आपके एकानुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्लियर? क्या कहलाएगा ये? एकानुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्लियर है? तो अपन यहाँ बात करें एकानुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तो एकानुक क्यों? क्योंकि इसकी कोटि 1 है, वो अपन देखेंगे। तो SN1 अभिक्रिया में इसके लिए पढ़ रहे हैं RX प्लस NU माइनस बराबर RNU और प्लस X माइनस। अब इसे देखते हैं कैसे होती है SN1। तो SN1 जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया एक द्विपद प्रक्रम है। क्या है भाई? द्विपद प्रक्रम है, मतलब दो पद में होती है। क्लियर? और दो पद में होती है, तो इसमें जो प्रथम पद है, प्रथम पद में क्या होता है, जो ये एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड में R है, R मतलब कार्बन है। तो मैं इस RX को मैं ऐसे लिख दूं, खोल के लिख दिया, ऐसे जो कार्बन है वो कार्बन ये ले लिया, बाकी 3 वैलेंसी किसी से जुड़ सकती है, जैसे जुड़ेंगी वहां देख लेंगे। ये X ले लिया, तो ये आपका RX है। क्या है? पूरा RX है। तो पहले पद में क्या होगा, इस CX बंध का विस्मांस विखंडन होगा। क्या होगा? CX बंध का विस्मांस विखंडन। विस्मांस विखंडन का मतलब है कि जब बंध टूटता है तो बंध के इलेक्ट्रॉन
एक ही परमाणु ले जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु लेके जाएगा, वो भी कौन, जो अधिक विद्युत ऋणी है। तो x बराबर क्या है, यहाँ जो x है वो x बराबर है Cl Br और I हो सकता है। तो ये हैलोजन है, और हैलोजन है तो हैलोजन की विद्युतता तो कार्बन से अधिक होती है। तो बंद के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, कार्बन। क्लियर। और कार्बन लेके जाएगा तो यहाँ पे इस कार्बन पे प्लस है, सॉरी बंद के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, हैलोजन। भाई उल्टा बोल दिया अपन ने, हैलोजन की विद्युतता अधिक है तो बंद के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, हैलोजन। और हैलोजन लेके जाएगा तो इस पे x माइनस आएगा, इस पे C प्लस आएगा। तो यहाँ पे बनेगा आपके क्या, C पे प्लस और यहाँ पे आएगा x पे माइनस। इसे हम कहते हैं कार्ब कैटायन। क्या कहते हैं इसे, कार्ब कैटायन। तो इस अभिक्रिया में पहले पद में क्या हुआ, पहले पद में CH बंध का विस्मांस विखंडन होता है और कार्ब कैटायन का निर्माण होता है। क्या कहते हैं अपन, CH बंध का विस्मांस विखंडन होता है, विखंडन होता है और कार्ब कैटायन बनता है। तो मध्यवर्ती कौन बना, मध्यवर्ती बना आपके कार्ब कैटायन। क्लियर है। तो यहाँ मध्यवर्ती कौन है, आपके कार्ब कैटायन। और आप हमेशा ध्यान रखना, जिन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती कार्ब कैटायन बनेगा उन अभिक्रियाओं में मैंने आपको बोला था कि कार्ब कैटायनों में पुनर्विन्यास पाया जाता है। जो आपने पढ़ा है पिछले टॉपिक में, कार्ब कैटायनों का पुनर्विन्यास, वलय का विस्तार, वलय का संकुचन, पूरी चीज पढ़ी है। तो वहां पे आपको फिर पुनर्विन्यास करना है और जो अधिक स्थायी होगा उसके साथ फिर आपको सेकंड पद लेना है। तो द्वितीय पद में क्या होता है, सेकंड पद में क्या होगा, द्वितीय पद। तो पहले पद में तो क्या हुआ, पहले पद में तो CH बंध का विस्मांस विखंडन हुआ और विस्मांस विखंडन के फलस्वरूप कार्ब कैटायन का निर्माण हुआ। क्लियर है। अब दूसरे पद में क्या होगा, ये जो कार्ब कैटायन है, इस कार्ब कैटायन पर ये नाभिक स्नेही जो है वो आक्रमण करेगा। तो ये जो कार्ब कैटायन है आपका, ये वाला, इस कार्ब कैटायन पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, ऐसे करेगा भाई, पॉजिटिव पर नेगेटिव आक्रमण करेगा ना भाई। ये नाभिक स्नेही है जिसपे क्या इलेक्ट्रॉन आधिक्य, जो कहाँ करेगा, इलेक्ट्रॉन न्यून पर। इलेक्ट्रॉन न्यून कौन है, धन आवेश। तो ये धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करेगा और धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CNU, उत्पाद बन जाएगा। क्लियर है। तो ये बनेगा उत्पाद। तो पहले वाले दोनों पद समझ में आए कि नहीं आए। पहले पद में तो क्या हो रहा था, पहले पद में तो CH बंध का विस्मांस विखंडन हो रहा था। क्लियर। और CH बंध का विस्मांस विखंडन होगा तो बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन लेके जाता और कार्बन पे प्लस आता, और जब कार्बन पे प्लस आता है तो उसे हम कहते हैं कार्ब कैटायन। क्या कहते हैं उसे, कार्ब कैटायन कहते हैं। और जब पहले स्टेप में कार्ब कैटायन बन गया, दूसरे स्टेप में क्या होगा, इस कार्ब कैटायन पर, किस पर, कार्ब कैटायन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। किसका आक्रमण होगा, नाभिक स्नेही का अटैक होगा और उत्पाद का निर्माण होगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। तो ये उत्पाद ये बना, तो इसका मतलब क्या है, ये R हो गया पूरा और ये NU जुड़ रहा है, RNU हो गया। क्लियर, ये उत्पाद बन रहा है। कोई प्रॉब्लम। तो ये है दोनों पद। कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। फिर अपन यह बात करें कि अभिक्रिया की क्रियाविधि तो आ गई। इसमें पहले पद में बंध टूटा है तो ये पद तो होगा स्लो, और इस पद में बंध बन रहा है तो ये पद होगा फास्ट। क्लियर। और पहला पद जब धीमा पद है, दूसरा पद तेज पद है, तो आपने रासायनिक बल गतिकी में पढ़ा हुआ है कि जब अभिक्रिया की क्रियाविधि में एक से अधिक पद होते हैं, क्या कहा मैंने, जब अभिक्रिया की क्रियाविधि में एक से अधिक पद होते हैं तो वह अभिक्रिया में जो सबसे धीमा पद होगा वो धीमा पद वेग निर्धारक पद कहलाएगा। तो ध्यान, यहाँ पर देखो पहला पद धीमा है और दूसरा पद तेज है। तो पहला पद धीमा है तो पहला पद कहलाता है आपके वेग निर्धारक पद। क्या कहलाएगा पहला पद, वेग निर्धारक पद कहलाता है। कोई कंफ्यूजन। तो पहला पद कहलाएगा वेग निर्धारक पद, मतलब अभिक्रिया का वेग
पहले पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं अभिक्रिया का वेग लिख दूं, अपन कैसे कर रहे हैं, रासायनिक बल गतिकी के अनुसार लिख रहे हैं। तो यहाँ पर SN1 अभिक्रिया का जो वेग आएगा वो K, इसमें केवल ये RX आ रहा है, K इंटू RX आ गया, तो ये आ गया वेग। क्लियर? तो इस वेग में देखें तो अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। तो इसकी मोलर सांद्रता घातांक कितना है, 1 है, और जब घातांक 1 है तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो 1 होगी। और जब ये 1 कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसे कहते हैं अपन एकानुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि कोटि 1 है इसलिए इसको कहा एकानुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले आया कि नहीं आया? क्या करा अपन ने देखा कि भाई क्रिया विधि में कितने पद है, 2 पद है, तो इन 2 पदों में से स्लो पद कौन सा है, धीमा पद कौन सा है, तो धीमा पद पहला था। जो धीमा पद है वो वेग निर्धारक पद है, और वेग निर्धारक पद है तो अभिक्रिया का वेग इस पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक TX मतलब RX की सांद्रता पर डिपेंड करता है, तो RX की सांद्रता पर डिपेंड कर दिए। और जब ये क्रियाकारक RX की सांद्रता पर डिपेंड करेगा तो ये कहलाएगा इसका वेग नियम। क्या कहलाएगा? वेग नियम। तो वेग नियम में क्रियाकारकों की सांद्रता घातांक कितना, 1 है, और घातांक 1 है तो अभिक्रिया कोटि भी कितनी आएगी, 1 आएगी। कितनी आएगी अभिक्रिया कोटि, 1 आएगी। तो यहाँ अभिक्रिया कोटि कितनी होती है बेटाओ, 1 होती है। कोई कंफ्यूजन? और अभिक्रिया कोटि 1 है इसलिए कहते हैं एकानुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आप देखें क्या इसके वेग नियम में कहीं पर नाभिक स्नेही की सांद्रता आ रही है, नहीं आ रही। और जब नाभिक स्नेही की सांद्रता नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि SN1 अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। भैया नाभिक स्नेही नहीं आ रहा, क्या कहा मैंने, नाभिक स्नेही आ ही नहीं रहा। इस वेग नियम में कहीं पर लिख रहा है क्या NU माइनस, नहीं लिख रहा, नहीं लिख रहा है, इसका मतलब इसका वेग नाभिक स्नेही सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, और निर्भर नहीं करता तो नहीं करता। तो वहां का क्वेश्चन आता है कि यदि नाभिक स्नेही की सांद्रता को दुगना कर दें, तिगना कर दें, आधा कर दें, चौथाई कर दें, तो बताइए अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? क्या आंसर आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एनी कंफ्यूजन? चलिए, तो ये तो है SN1 अभिक्रिया की कोटि वेग नियम और अभिक्रिया कितने पदों में हो रही है वो सिस्टम। क्लियर है ये तो? अरे क्लियर है सबके? चलो अब बेटा हम बात करते हैं SN1 अभिक्रिया जो है वो आपने कहा कि नाभिक स्नेही की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती, और जब ये नाभिक स्नेही की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती, क्लियर, तो नाभिक स्नेही की सांद्रता को कितना भी परिवर्तित करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम पढ़ते हैं इसी अभिक्रिया में आगे SN1 अभिक्रिया का त्रिविम रसायन कि सर SN1 अभिक्रिया का त्रिविम रसायन क्या कहता है और क्या नहीं कहता। क्लियर? त्रिविम रसायन क्या है उसकी अपन बात करेंगे। तो बेटा जी हो, त्रिविम रसायन का मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री, और स्टीरियोकेमिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ पर? स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर में। क्लियर? पढ़ा रखा है ना भाई वो तो। अब अपन यहाँ पे देखें कैसे करता है, तो आप यहाँ पर देखिएगा ये SN1 अभिक्रिया थी, इसमें पहले स्टेप में क्या हुआ, CH बंध का विस्मांस विखंडन होता है, और CH बंध का जब विस्मांस विखंडन होता है, मैं यहाँ पर ये ले लूँ CH3 और C2H5 और ये H। क्लियर? तो ये एक एल्किल हैलाइड ले लिया और मैंने यहाँ पे Cl ही ले लिया। क्लियर? तो यहाँ पे ये CCl बंध का विस्मांस विखंडन होता है पहले स्टेप में, और विस्मांस विखंडन होता है तो क्या बनेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा C, और यहाँ पे क्या आएगा CH3 और ये H और ये C2H5, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस। ये क्या बनेगा, कार्ब कैटायन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या निकला, माइनस Cl माइनस, जो निकल रहा है उसको तीर पे आप माइनस के रूप में लिख दो। अब मैं एक दोनों स्टेप को एक साथ लिख रहा हूँ। तो इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कौन बना आपका, कार्ब कैटायन। अब बेटा मुझे आप बताएंगे कार्ब कैटायन में ये जो धनावेशित कार्बन है इसका संकरण कौन सा है,
इसका संकरण है sp2 और संकरण sp2 है तो इसकी ज्यामिति कौन सी है? इसकी ज्यामिति है समतल त्रिकोणीय। कौन सी ज्यामिति है? समतल त्रिकोणीय। और समतल त्रिकोणीय तो त्रिकोण समतल में पड़ा हुआ है ऐसे, ये और ये बीच में कार्बन है और एक बैलेंस इधर, एक इधर और एक इधर पड़ा हुआ है। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये नाभिक इसमें ही आएगा, Nu माइनस आएगा। तो ये Nu माइनस क्या करेगा? ये जब तल में पड़ा हुआ है ऐसे, यहाँ पे बीच में कार्बन है, इधर तो आपके H है, इधर CH3, इधर C2H5 है और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन है। तो एक बार तो नाभिक इसने ही ऊपर से अटैक करेगा और एक बार नाभिक इसने ही नीचे से अटैक करेगा। तो मतलब वो नाभिक इसने, मान लो ये कार्बन है ना, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप नीचे वाला हो गया, ये तल में एक कार्बन आ गया। तो एक बार नाभिक इसने यूं जुड़ेगा और एक बार नाभिक इसने यूं जुड़ेगा, तो दोनों साइड जुड़ेगा ना भाई। तो नाभिक इसने ही इस समतल पे दोनों तरफ से आक्रमण करेगा, ऐसे भी और ऐसे, और दोनों तरफ आक्रमण करेगा तो दोनों तरफ जुड़ सकता है। और जब दोनों तरफ जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? देखो, एक बार तो इधर Cl उधर ही जुड़ जाएगा और Cl उधर ही जुड़ेगा तो आप देखिए क्या बनेगा, CH3C2H5 इधर ही जुड़ गया तो ये तो H रह गया और यहाँ पे आएगा क्या, Nu माइनस। और नाभिक में आप कोई सा ले लें, OH माइनस ले लें। कौन सा ले लें? OH माइनस। तो ये OH माइनस आ गया, जुड़ गया। और एक बार इधर से जुड़ेगा तो इसके पीछे से जुड़ेगा, पीछे जुड़ेगा तो H इधर चला जाएगा भाई, पीछे जुड़ेगा तो H इधर जाएगा। Cl तो हट गया ना ऑलरेडी, Cl तो है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ इधर से जुड़ेगा तो H उधर चला जाएगा और H उधर जाएगा तो क्या बनेगा, CH3C2H5 और H और OH दिख रहा है, क्लियर। तो ये है आपका दोनों उत्पाद, क्लियर। तो दोनों साइड से जुड़ा, एक बार तो इधर से जुड़ा और एक बार इधर से जुड़ा। इधर से जुड़ा तो Cl की तरफ से जोड़ दिया एक बार तो OH, और एक बार OH H की तरफ से जोड़ दिया तो H तो सेम रहेगा, H एक बार इधर है तो H एक बार उधर चला जाएगा। ये दो रूप बन गए। अगर मैं इसको देखूं तो ये कौन सा समावयव है, आप इसका RS नामकरण करिए। देखो पढ़ रखा है आपने RS नामकरण करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 1 से 2, 2 से 3, चौथा क्षैतिज पर है तो ये S आएगा, मतलब L समावयव है। और ये जब L समावयव है तो ये L समावयव आ गया और ये आ गया D समावयव। तो यहाँ पर 50% तो L मिला और 50% D मिला, और जब 50% L मिला 50% D मिला तो ये कहलाएगा रैसेमिक मिक्सचर। तो अपन क्या कहते हैं, SN1 अभिक्रिया में, SN1 अभिक्रिया में रैसेमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, रैसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। पहले बोला आया कि नहीं आया? क्या कहा मैंने, इस अभिक्रिया में पहले पद में CH बंध का बिस्मांस विखंडन होगा, बिस्मांस विखंडन होगा, कार्बोकेटायन बनाएगा। कार्बोकेटायन की ज्यामिति समतल त्रिकोणीय है, तल में पड़ा हुआ है, तल में पड़ा हुआ तो इस पर ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है। तो ऊपर से अटैक हुआ तो L बन गया, नीचे से अटैक हुआ तो D बन गया। तो दोनों की संभावना 50-50% है, तो क्या बन गया, 50% D और 50% L का मिश्रण क्या कहलाता है, रैसेमिक मिश्रण कहलाता है। तो SN1 अभिक्रिया में रैसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। और जब रैसेमिक मिश्रण है तो आप जानते हैं कि रैसेमिक मिश्रण क्या होता है, प्रकाशिक अक्रिय होता है। तो ये मतलब उत्पाद क्या है, उत्पाद प्रकाशिक अक्रिय प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, उत्पाद प्रकाशिक अक्रिय प्राप्त होगा। तो यहाँ उत्पाद जो है वो प्रकाशिक अक्रिय प्राप्त होता है, क्लियर। और तीसरी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि इस पद में ये प्रकाशिक सक्रिय L समावयव, भाई L समावयव तो एक ही रूप है ना, और एक रूप है तो प्रकाशिक सक्रिय है, और प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं रैसेमीकरण। क्या कहते हैं, रैसेमीकरण कहते हैं। तो SN1 अभिक्रिया में रैसेमीकरण होता है। तो आपको बस ये लाइन याद करनी है कि SN1 अभिक्रिया में रैसमिक मिक्सचर प्राप्त होता है जो कि प्रकाशिक अक्रिय होता है, क्लियर। तो पहले वाला आया कि नहीं आया है, क्लियर है, समझ में आया भाई।
दोनों साइड से क्यों जुड़ रहा है? ये क्या है? समतल त्रिकोणीय है, तल है, तो दोनों ये जैसे ये तल है तो इस पे ऊपर से जुड़ सकता है चौक, और इस पे ये नीचे से जुड़ सकता है, तो दोनों तरफ से स्ट्रक्चर अलग अलग आएगी ना भाई इसकी ज्योमेट्री। और जब इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस आएगा तो ये कहलाएगा आपके रैसमिक मिश्रण। क्लियर? तो SN1 अभिक्रिया क्या प्राप्त होता है? रैसमिक मिश्रण। अब जैसे मान लो उसने ये ऐसे दे दिया, उसने ये ऐसे दे दिया, उसने ये ऐसे दे दिया CH3 C2H5 और H और Br, और यहां पर दे दिया आपको Cn माइनस, और यहाँ पे लिख दिया उसने SN1 रिएक्शन। ठीक है, अगर SN1 से नहीं होती, लेकिन अपन ने लिख दिया यहाँ पे SN1 अभिक्रिया, तो अपन को तो SN1 से उत्पाद बनाना है। क्लियर ना भाई? क्वेश्चन ये कह दिया, और क्वेश्चन ये कह दिया तो यहाँ पर ये दे रखा है फिशर प्रक्षेपण सूत्र दे रखा है, तो फिशर प्रक्षेपण सूत्र देते ही आपको याद है कि त्रिविम रसायन देना है इस केमिस्ट्री का। इस एग्जाम्पल में त्रिविम रसायन वो दे या नहीं दे तो भी हमें त्रिविम रसायन देना है, तो आपको क्या करना है? Cn माइनस दोनों तरफ जोड़ना है, एक बार Br की तरफ और एक बार H की तरफ। हटेगा तो Br दोनों स्थिति में, इधर जुड़ेगा तो H इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर रैसमीकरण होता है, और रैसमीकरण होता है तो यहाँ पे हटेगा तो H Br ही, तो ये H आ गया, एक बार तो Cn Br की तरफ जुड़ गया, और एक बार Cn जो है वो H की तरफ जुड़ गया, तो H इधर चला जाएगा C2H5। क्लियर? ये L समावयव है, कौन सा है? L समावयव है, तो ये L होगा, और ये D समावयव होगा। क्लियर है भाई? L है, इधर की इधर ही जुड़ रहा है तो L है, उसके विपरीत जुड़ रहा है तो D है, और इन दोनों को मिल जाएंगे, प्लस लग रहा है, तो ये कहलाएगा आपके रैसमिक मिश्रण। और जब ये रैसमिक मिश्रण बन रहा है तो इस पद को कहते हैं, प्रक्रिया को कहते हैं रैसमीकरण। क्या बोलते हैं इसे? रैसमीकरण कहते हैं। बोलो पहले, आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है क्या? तो ये है आपके SN1 अभिक्रिया का त्रिविम रसायन। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। क्लियर? अब आता है आपके SN1 अभिक्रिया में कि भाई एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्या होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी। तो हमें यह देखना है RH की क्रियाशीलता किसके प्रति? SN1 अभिक्रिया के प्रति। क्लियर? तो अपन यहाँ बात कर लें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू SN1 रिएक्शन। तो SN1 अभिक्रिया के प्रति RH मतलब एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता, SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता क्या आती है? क्रियाशीलता। क्लियर? तो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता की बात करें तो आप जानते हैं कि इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है, और जिन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती बनते हैं उन अभिक्रियाओं में क्रियाकारकों की क्रियाशीलता बनने वाले मध्यवर्ती के स्थायित्व के समानुपाती होती है। क्या होती है? बनने वाले मध्यवर्ती के स्थायित्व के समानुपाती होती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि मध्यवर्ती क्या बनता है? कार्ब कैटायन। ये RH था, ये बॉन्ड टूटा, क्या बना? R+ बना। क्लियर? और H- बना। तो मध्यवर्ती कौन है आपका? कार्ब कैटायन है। तो आप कहेंगे चूंकि इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्ब कैटायन बनता है, अतः जो क्रम कार्ब कैटायनों के स्थायित्व का होगा वही क्रम एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का होगा। क्लियर? तो हम सबसे पहले बात करें कार्ब कैटायनों के स्थायित्व का क्रम। किसकी बात करें अपन? सबसे पहले कार्ब कैटायनों के स्थायित्व का क्रम, कि क्या क्रम है कार्ब कैटायनों के स्थायित्व का।
ओके, तो कार्बोकैटायनों के स्थायित्व के क्रम की बात करें तो क्या आएगा वो देखिएगा। तो कार्बोकैटायनों का स्थायित्व क्रम क्या होगा, जैसे आपने ये ले लिया CH3 C CH3 और CH3 प्लस ले लिया, और ये ले लिया आपने CH3 CH CH3 प्लस ले लिया, ये आपने ले लिया CH3 CH2 प्लस ले लिया और CH3 प्लस ले लिया। क्लियर? तो ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री है, और ये कौन सा डिग्री है, ये मानक 1 डिग्री। ओके, ये 3 डिग्री। अब यहाँ पे अपन बात करें सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका होता है, 3 डिग्री का। आप जानते हैं कार्बोकैटायनों का स्थायित्व अपन ने बहुत ढंग से पढ़ा है, अनुनाद, अतिसंयुग्मन और प्रेरणिक प्रभाव, जो लगता है उसके आधार पर कर लेंगे। अभी तो अपन सिंपल वाले की बात कर रहे हैं। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। जब इनके स्थायित्व क्रम ये है तो Rx, जिससे कार्बोकैटायन मिला इस पे प्लस में X जोड़ दूं मैं, तो ये क्रियाशीलता आ जाएगी ना भाई Rx की। तो यहाँ पे आएगा Rx की क्रियाशीलता का क्रम। तो बेटा जी हो, जो Rx की क्रियाशीलता का क्रम आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा CH3 और X जोड़ दिया यहाँ पे X, सबसे ज्यादा 3 डिग्री होगा। फिर कौन होगा, CH3 और X, उससे कम 2 डिग्री होगा। और फिर कौन होगा, CH2 और X, ये 1 डिग्री होगा। और सबसे कम ये CH3X होगा, मानक 1 डिग्री। ठीक है, तो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता क्रम क्या होता है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है और फिर 1 डिग्री होता है। तो ये किस पर डिपेंड करा, कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो एल्किल हैलाइड है उससे कार्बोकैटायन बनाना है, और फिर उस कार्बोकैटायन का स्थायित्व देखना, जो उसका क्रम होगा सेम क्रम उसकी क्रियाशीलता का होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो भी एल्किल हैलाइड है उस एल्किल हैलाइड में से X को हटाना है। ऐसे देखो, इस एल्किल हैलाइड में से इस X को हटा दो और X को हटा के यहाँ पे प्लस लगा दो, तो ये कार्बोकैटायन बना लिया। तो जितने भी एग्जाम्पल दिए सबसे कार्बोकैटायन बना लो, और कार्बोकैटायन बना के उनके स्थायित्व का क्रम जमा लो जो आपको सिखाया उसके आधार पर, और जो स्थायित्व क्रम आएगा वही इनकी क्रियाशीलता का क्रम आएगा। क्लियर? अभी तो जो क्रियाशीलता क्रम है उसमें 3 डिग्री सबसे ज्यादा है, 2 डिग्री उससे कम है और 1 डिग्री सबसे कम है। क्लियर है ना भाई? तो क्रियाशीलता क्रम क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो जैसे आपने ये ले लिया CH3 CH2 CH3 और CH2 और Cl, ये ले लिया। एक आपने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 CH3 और Cl, और एक आपने यहाँ पे ले लिया CH3 CH3 और Cl। क्लियर? ये ले लिया। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी, 3 डिग्री वाले की, फिर 2 डिग्री वाले की। ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री कैसे, जिससे हेलोजन जुड़ रहा है उस कार्बन से एक साइड कार्बन है। ये आपका 2 डिग्री है क्योंकि 2 साइड कार्बन है, और ये आपका 3 डिग्री है क्योंकि 3 साइड कार्बन है। तो क्रियाशीलता सबसे ज्यादा किसकी होगी, 3 डिग्री की। किसकी होगी भाई, 3 डिग्री की। आपने ऐसे ये ले लिया, मान लो ये ले लिया Cl। क्लियर? और यहाँ पर ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है, और यहाँ पर आपने ये ले लिया Cl, और आपने यहाँ पर ले लिया Cl। ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, और ये आपका 1 डिग्री है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी, 3 डिग्री की, और उससे कम क्रियाशीलता किसकी होगी, 2 डिग्री की, और सबसे कम किसकी होगी, 1 डिग्री। जब डिग्री डिफरेंट है तो डिग्री पे जाएंगे अपन। और अपन देखें यहाँ पे एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स देखें, जैसे आपने ये ले लिया एग्जाम्पल, बेंजीन रिंग ले ली, CH2Cl ले लिया। फिर यहाँ पे इस बेंजीन रिंग को मैं C6H5 लिख दूं, 6H5 CH3 और Cl ले लिया, और C6H5 C
CH3 और CH3 और Cl ले लिया भाई। तो यहाँ पर ये आ गए, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 3 है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी? 3 डिग्री की, और फिर किसकी होगी? 2 डिग्री की, और फिर होगी 1 डिग्री की। लेकिन यदि ये एग्जाम्पल ऐसे आता, ये बेंजीन वलय वाला आ गया, CH2 और Cl, और यहाँ पर ये 3 डिग्री वाला आ गया। अब आपसे पूछता है कौन अधिक क्रियाशील है इन दोनों में से? तो आपको मैंने कहा कि जब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, डिग्री तो तब दें जब सेम हो, या सेम तो है ही नहीं, डिग्री क्यों दे उसकी? तो यहाँ पर इन दोनों में से इस हैलोजन को हटाइए और कार्बोकेटायन बनाइए, तो इसका कार्बोकेटायन तो बनेगा आपके क्या? इसका कार्बोकेटायन तो बनेगा आपके क्या? CH2 प्लस, और इसका कार्बोकेटायन बनेगा आपके क्या? CH3C, CH3 और CH3 प्लस, ये कार्बोकेटायन बनेगा। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन कौन मोर स्टेबल है? इसमें देखिए रेजोनेंस हो रहा है, अनुनाद हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है? अति संयुग्मन है। क्या है यहाँ पर? अति संयुग्मन है। तो मैंने आपको कहा कि जहां अनुनाद होता है वो अनुनाद अधिक स्थायित्व प्रदान करता है बजाय अति संयुग्मन के। तो यहाँ कौन अधिक स्थायी होगा? ये वाला। और जब ये अधिक स्थायी है तो क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होगी? इस वाले की, इससे अधिक होगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो ये अधिक क्रियाशील होगा। तो जब दो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं तो आप सबसे क्या करें? हैलोजन हटा लें, और हैलोजन हटा के कार्बोकेटायन बना लें, और जो कार्बोकेटायन स्टेबल आएगा वो अधिक क्रियाशील होगा। क्लियर है भाई? और एग्जांपल देखें आप, और एग्जांपल देखें आप यहाँ पर। क्लियर? आपसे कह रहे हैं कि सर CH2Cl, CH2Cl और ये यहाँ पे दे दिया आपको Cl, इन तीनों में से कौन अधिक क्रियाशील होगा? तो तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, है ना? यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ CH2 जुड़ रहा है। तो जब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आ जाए तो इन सब में से Cl को हटाओ और सब जगह पे प्लस लगाओ, और Cl को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा CH2 प्लस, और ये बेंजीन वाले है ही है, इसमें ये साइक्लोहेक्सेन वाले है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है बीच में, है ना? और ये यहाँ पे आ गया CH2 प्लस, यहाँ पे आएगा, और इससे क्या बनेगा? इससे जो बनेगा वो डबल 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 और प्लस आएगा। क्लियर? और जब यहाँ पे प्लस आएगा सबसे अधिक स्थायी कौन होगा? ये रेजोनेंस वाला। फिर ये अति संयुग्मन है और प्रेरणिक प्रभाव भी है। और हमेशा ध्यान रखना, द्विबंधित कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो वह स्थायी होता है। तो सबसे कम स्थायी ये है, तो स्थायी का क्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा ये, फिर ये, और सबसे कम स्थायी वो। तो क्रियाशीलता सबसे ज्यादा इसकी और सबसे कम इसकी। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पर अब तक तो क्या था? इनमें हैलोजन समान था और ग्रुप डिफरेंट थे नीचे वाले। अब हम यहाँ पर हैलोजन को डिफरेंट कर लें और ग्रुप जो है वो सेम कर लें, एल्किल ग्रुप को सेम कर लें, तो क्या इफेक्ट आएगा वो देखिएगा, है ना? SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता किसकी ज्यादा आएगी वो देखिएगा। तो यहाँ पे अपन बात करें, जैसे आपने ये ले लिया RF, RCl, RBr और RI, ये ले लिया। इन सब में हैलोजन अलग अलग है, एक में फ्लोरीन है, एक में क्लोरीन है, एक में ब्रोमीन है, एक में आयोडीन है, जबकि एल्किल ग्रुप समान है। R का मतलब कार्बन वाला ग्रुप है कोई भी एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पे CF बॉन्ड है, यहाँ पे ये CCl बॉन्ड है, यहाँ पर ये CBr बॉन्ड है, और यहाँ पर ये CI बॉन्ड है। तो अपन इधर से इधर जा रहे हैं। क्लियर? और अपन जब इधर से इधर जा रहे हैं तो कार्बन तो सेम है। क्या है भाई? कार्बन तो सेम है, एल्किल ग्रुप तो सेम है, हैलोजन डिफरेंट है। हैलोजन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब ऐसे जा रहे हैं अपन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं। और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ग्रुप में मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो आप जानते हैं आकार में वृद्धि होगी। तो हैलोजन को मैंने x मान लिया, तो यहाँ x का आकार क्या हो रहा है? हैलोजन का आकार इधर से इधर जाने पर
बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हैलोजन का आकार बढ़ेगा तो CH बंध की लंबाई जो है वो भी बढ़ेगी, और बंध जितना बड़ा होगा उतना ही दुर्बल होगा। तो CH बंध सामर्थ्य क्या होगा, घटेगा। और जब बंध का सामर्थ्य घटेगा तो बंध उतनी आसानी से टूटेगा, और बंध जितनी आसानी से टूटेगा क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी। तो यहाँ क्रियाशीलता अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर क्रियाशीलता कार्पेट आयन के साइज पे डिपेंड तो कर ही नहीं रही है, क्योंकि कार्पेट आयन तो सब में समान है, और कार्पेट आयन सब में समान है तो ये बंध जितनी आसानी से टूटेगा क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी। तो सबसे आसानी से बंध टूटेगा RI में, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील RI होगा, और सबसे कठिनाई से बंध टूटेगा RF में, तो सबसे कम क्रियाशीलता RF की होगी। क्लियर? तो ये आती है आपके क्रियाशीलता का क्रम। किसका क्रम आता है? क्रियाशीलता का क्रम आता है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है? तो ये है आपके क्रियाशीलता का क्रम, उसकी अपन बात करें। क्लियर? तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता RI की होगी। तो जैसे आपने यहाँ ले लिया, ये Cl ले लिया, ये Br ले लिया, और ये I ले लिया, तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? I वाला। कौन है सबसे अधिक क्रियाशील? I वाला। सबसे कम क्रियाशील कौन है? Cl वाला। क्लियर? ये आएगा। जैसे आपने वहां पे एग्जाम्पल लिया, आपने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया Cl Br और I। सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? I वाला। कौन होगा? I वाला। आपने ये ले लिया Cl और I, कौन अधिक क्रियाशील होगा? I वाला। आपने ये ले लिया Cl और Br, दोनों सेम है, और दोनों सेम है, एक में Cl है एक में Br है, तो कौन अधिक क्रियाशील होगा? Br वाला। तो ये था SN1 अभिक्रिया, जिसमें आपने SN1 अभिक्रिया क्रिया विधि पढ़ी, फिर वेग नियम पढ़ा, कोटि पढ़ी, उसके बाद आपने पढ़ा कि भाई उसका त्रिविम रसायन क्या है, और त्रिविम रसायन के बाद आपने पढ़ी एल्किल हाइड्रो की क्रियाशीलता। ये बोलो पहले आई कि नहीं आई, इनको ढंग से पढ़िएगा, नहीं आए तो दोबारा पूछिएगा। क्लियर? कल हम मिलते हैं SN2 अभिक्रिया के साथ। धन्यवाद।